नमस्कार साथियों, आज मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आई हूँ और वह महत्वपूर्ण विषय है ग्लोबल वार्मिंग। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की क्या समस्या है और इस समस्या का क्या क्या कारण है और इस समस्या का हम कैसे समाधान कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे वातावरण में लगातार तापमान की जो वृद्धि हो रही है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और यह तापमान में वृद्धि कुछ प्रदूषणकारी कारकों के कारण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन गैसों का अतिरिक्त उत्सर्जन हुआ कैसे कि ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई? क्या हम इस पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते? क्या इन गैसों के बिना हमारा जो जीवन है क्या सुरक्षित नहीं हो सकता, संवर्धित नहीं हो सकता? हमारे जो विकास की गति है, क्या उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा? इन्हीं सभी पहलुओं पर आज मैं आप सभी के समक्ष चर्चा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे वायुमंडल अर्थात पृथ्वी पर जो सौर विकिरण होता है वह दीर्घ तरंगों के रूप में आता है। जो सौर विकिरण है वह दीर्घ तरंगों के रूप में हमारे पृथ्वी पर आता है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण है वह लघु तरंगों के रूप में वायुमंडल में जाता है, जिसके कारण जो प्रदूषणकारी गैस है CO2, CFC, मीथेन आदि, वह पूर्णतया वायुमंडल में जा नहीं पाती। अब पूर्णतया जब वायुमंडल में जाने से अवरुद्ध हो जाती हैं तो फिर उनका एक लेयर हमारे वातावरण में ही बन जाता है, जिसके कारण लगातार हमारा वातावरण हीट हो रहा है और यह ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। और आखिर इन गैसों का उत्सर्जन क्यों हो रहा है? कौन कौन से कारक हैं? अब आइए ये जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लगातार आज विश्व के सभी देशों में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर है। औद्योगिक क्रांति अपने चौथे दौर की ओर गुजर रही है। आज लगातार परिवहन साधनों का उपयोग बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों द्वारा व्हाइट गुड्स, AC वगैरह का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। हर व्यक्ति द्वारा निजी परिवहन का उपयोग किया जा रहा है। इसी के साथ साथ कई ऐसे अनुसंधान किए जा रहे हैं जिसमें इन सभी प्रदूषणकारी गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। और इन सभी गतिविधियों के कारण लगातार इन गैसों के उत्सर्जन से हमारे वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और इसके फलस्वरूप भारत में अनेक प्रकार की समस्याएं हम देख रहे हैं। चूँकि हम ये वैश्विक परिवेश अपने देश के संबंध में बता रहे हैं, इसलिए इसका क्या नकारात्मक प्रभाव है मैं आपको भारत के संबंध में ही बता रही हूँ, क्योंकि उद्देश्य है कि यदि हम सभी भारतीय एक कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ाएं तो अवश्य हम अपने देश को बहुत हद तक इस समस्या से बचा सकते हैं। और अगला कदम होगा विश्व के देशों को भी सहयोग करना। तो आइए जानते हैं, हम यदि अपने व्हाइट गुड्स को थोड़े से उपयोग को कम करें तो बहुत हद तक इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जो ग्रीन इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी है उसको हमें अपने उद्योगों में अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए और उन्हीं उद्योगों की स्थापना के लिए NOC देना चाहिए जो पर्यावरण अनुकूल हो, जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल
उपसंधि आदि में अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी रूप से पर्यावरण को संरक्षित ही करना है। कोपेनहेगन में भी सम्मेलन हुआ, रियो डी जेनेरियो में भी हुआ। ये सभी संधियों में कहीं ना कहीं हम सभी इस समस्या के निदान के लिए ही कार्य कर रहे हैं, और यदि प्रत्येक देश इसके लिए कदम बढ़ाए तो वह दिन दूर नहीं है कि हम इस समस्या से निदान प्राप्त कर ले। और चूंकि हर व्यक्ति का यह दायित्व है, इसलिए हर देश का दायित्व है कि पहले वह स्वयं अपने प्रदूषण लेवल को कम करें। आप देख रहे होंगे कि आज भारत के जो क्लास 1 सिटी हैं उनमें लगातार प्रदूषण का स्तर वृहद स्तर पर होते जा रहा है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, इंदौर हो, भोपाल हो, आदि जितने भी ये शहर हैं, औद्योगिक शहर, उनमें लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ते जा रहा है। और इस पर नियंत्रण हम चाहकर भी पूर्णतः स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। ये बात अलग है कि हर व्यक्ति चाह रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन क्या चाहने से कुछ होगा? जब तक हम पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यदि हमें सतत विकास की अवधारणा को पूर्णतः क्रियान्वित करना है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को धरा पर पूर्णतः लाना है, तो हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे बढ़ना ही होगा। हमें कम से कम ऐसे किसी भी पर्यावरण प्रदूषण तत्व के विकास में योगदान करना है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हो। हमें प्रत्येक दशा में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। हमें ऐसे किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं करना है जो कि वायुमंडलीय वातावरण को और भी गर्म करते हो। हमें ऐसे किसी भी औद्योगिक गतिविधियों में अपना सहयोग नहीं देना है जो कि पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। हमें उन्हीं तकनीकों का प्रयोग करना है जो पर्यावरण मित्र हो। हमें उन सभी तकनीक का प्रयोग करना है जो ग्रीन इकोनॉमिक को बढ़ावा दे रहा हो। और साथ में हमें अवश्य ही अपने आसपास कम से कम पेड़ अवश्य लगाना है, और न सिर्फ पेड़ों को लगाना है बल्कि उसको संरक्षित भी करना है, उसका देखभाल करना है, ताकि उस एक पेड़ की वजह से हमारे प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके। वह दिन दूर नहीं है कि हम अपने घरों में अपने घर के वायु को शुद्ध करने के लिए तकनीक का प्रयोग ना करें। आज हम बाहर पानी ऐसे खुले में यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक समय था कि हम लोग कहते थे कि एक समय आएगा कि पानी खरीदना होगा, और देखिए वो समय आ गया कि अब हम पानी खरीद कर पीते हैं। तो देखिए, यदि हम थोड़े से भी सावधान नहीं हुए तो निश्चित रूप से कल हम अपने घर में चैन से सो नहीं पाएंगे बिना वायु शुद्ध किए तकनीक के प्रयोग के। अतः अब समय रहते जरूरी है कि हम सभी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसका अवश्य हम पालन करें। यदि हम पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में अपना योगदान नहीं देते हैं तो अवश्य ही हम सतत विकास की संकल्पना को चरितार्थ करेंगे। बड़े हर्ष की बात है कि आज अनेक पर्यावरण संगठन इस काम में आगे भी आए हैं, और खुशी की बात है कि अब हमारे देशवासी भी इसमें अपना योगदान देने लगे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा उसी उद्योग को अभिनुति दिया जा रहा है जो पर्यावरण मित्र तकनीक का प्रयोग करे। वहीं दूसरी तरफ
अनेक प्रकार के अधिनियमों, कानून, योजना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। बस भाइयों और बहनों, आप आगे आइए, क्योंकि बिना आपके सहयोग से हमारा यह धरा सुरक्षित नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण लगातार भारत में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जब भी गर्मी आती है उस दौरान मलेरिया, हैजा, डेंगू आदि कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो कृषक भाई बंधु हैं, उनकी आजीविका पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण। आप देख रहे हैं कि राजस्थान, जहां पर बारिश नहीं होती थी, जहां पर कम वर्षा होता था, अब पूर्वोत्तर भारत में जहां पर वर्षा का जो स्वरूप था वो अत्यधिक था, वो लगभग परिवर्तन की ओर गतिशील है। आज राजस्थान में अनायास बारिश हो जाता है। बारिश कब हो जाए पता नहीं चलता है, कहाँ सूखा हो जाए पता नहीं चलता है, कब गर्मी आए कब सर्दी आए इसका निश्चितता बरकरार नहीं है। अनाजों के उत्पादन के प्रतिरूप में परिवर्तन हो रहा है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण द्वीपीय देशों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। द्वीपीय देश अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है कि हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने देशवासी, हम अपने तटीय प्रदेश पर आजीविका के लिए काम कर रहे, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण का काम करें। आओ एक पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। आओ हम सब एक कदम आगे बढ़ाएं और जनजीवन को स्वच्छ जल का नारा दें। आओ एक संकल्प ले कि धरा को हम स्वच्छ बनाएंगे। आओ एक संकल्प ले कि सतत विकास पर हम कार्य करेंगे। आओ एक संकल्प करें कि सहस्त्राब्दी विकास को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और जिस दिन आप पर्यावरण संरक्षण के लिए बीड़ा उठा लिए तो वह दिन दूर नहीं है कि हम इस समस्या का समाधान कर लें। आप अवगत हैं कि इस समय विश्व में चारों ओर कोरोना महामारी की समस्या फैली हुई है। लोग बाग अपने घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं। औद्योगिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। परिवहन के संसाधन जो भी थे वो बंद पड़े हैं, जिसके फलस्वरूप गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि तमाम भारत की नदियों के साथ साथ जो विश्व की नदियां थी वो स्वच्छ होने के कगार पर है। यह वही नदी हैं जिन पर हम लोग अरबों खरबों रुपया बजट के रूप में सैंक्शन करते थे ताकि इन नदियों को स्वच्छ किया जाए। और आज इन गतिविधियों के रुकने के कारण पर्यावरण स्वच्छ होने लगा है। घरों के आसपास चिड़ियों का चहचहाने की आवाज आ रही है। तो क्या यह स्पष्ट नहीं करता कि हमें अपने जीवन शैली में एक नियंत्रण लाना चाहिए। अति किसी भी रूप से उचित नहीं होता है। जब भी अति होता है तो वहां पर विनाश का गति प्रशस्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग ही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम सतत विकास को क्रियान्वित करेंगे। तो साथियों, तो क्यों नहीं हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने आसपास के स्थल को ग्रीनरी के रूप में डेवलप करें। हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें। हम किसी भी ऐसे संसाधन का उपयोग ना करें जो हमारे वातावरण को अशुद्ध करे, क्योंकि यदि वातावरण अशुद्ध होगा तो हमारी जीवन शैली अनेक प्रकार के समस्याओं से ग्रसित होगी। कोरोना महामारी से बचने के लिए स्वच्छता को सबसे बड़ा उपाय माना जा रहा है और सोशल डिस्टेंस को। तो क्या हमें स्वच्छता अभियान को सदैव नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि जहां स्वच्छता होता है वहीं सुख समृद्धि का विकास मार्ग प्रशस्त होता है। तो साथियों, हमें अवश्य ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना होगा
और यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में होना चाहिए। यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ है, यदि हमारा पर्यावरण संरक्षित है, तो हमारा जीवन भी संरक्षित है, क्योंकि वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करता है। इसी संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।